सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। शुरू करते हैं एक और स्पेशल एपिसोड। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, क्योंकि ये पेंटर हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, हाथ से ड्राइंग करते हैं बहुत मेहनत के साथ। तो जानेंगे आज इनसे इनकी जर्नी और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वक्त दिया। सो मैम, थोड़ा सा हमारे गेस्ट के लिए आप इंट्रोडक्शन प्लीज़ दे दीजिए। मेरा नाम हिमानी पसरीचा है, मैं दिल्ली से ही हूँ और एज एन आर्टिस्ट मुझे 15 साल हो गए हैं काम करते हुए इस फील्ड में। जो शुरुआत हमने की थी, मैंने एज ए आर्ट टीचर की थी, लेकिन अब मेरा खुद का स्टूडियो है बाय द नेम बीइंग आर्टिस्टिक बाय हिमानी। ये मालवीय नगर में है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर हम सभी एज ग्रुप के लिए हॉबी क्लासेस लेते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट में सभी तरह के बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, तो सभी एज ग्रुप के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और अभी प्रोफेशनली भी मैं एज एन आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, एग्जीबिशंस वगैरह कर रही हूँ। इससे पहले भी आप कुछ काम करते थे आर्ट्स में आने से पहले? जी ज़रूर। जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, अगर एज एन आर्ट फील्ड में अगर आप बात करें तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी। 11-12 तक हायर स्टडीज़ में मैंने मेडिकल पढ़ी है। उसके बाद 1 साल, जैसे सभी के पेरेंट्स चाहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो जब हमने शुरुआत की थी तो इसी तरह से की थी कि मुझे डॉक्टर बनना था और मैं पीएमटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जैसे आप लोग भी आजकल आकाश वगैरह जाते हैं, तो मैं भी गई थी, वहाँ पर जाके पीएमटी की कोचिंग ली थी। लेकिन जो हमारी आप होता है कि कुछ आपने डिसाइड कुछ किया होता है और चीज़ें कुछ अलग तरह से होकर आती हैं। तो जब हमारी जर्नी शुरू हुई, आप हमारे जैसे आप जानते होंगे कि साइंस में भी आपको बायोलॉजी होती है, बायो के अंदर आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं। तो उस टाइम ये नहीं पता था, डायग्राम अच्छे बनाती थी तो फ्रेंड्स वगैरह भी अप्रिशिएट करते थे कि आप अच्छे डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे आगे मेरा भी बना दो, आप मेरा बना दो। तो उस तरह से शुरू हुई थी ये चीज़ें। लेकिन 1 साल ड्रॉप किया, पीएमटी क्लियर नहीं हुआ था, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया था, नर्सिंग हो गया था, लेकिन पीएमटी नहीं हुआ था। तो नेबर में एक दीदी थी जिनको मैं काम देखती थी, वो कमर्शियल आर्टिस्ट थी और वो काम करती थी शिल्पा भारती से, मुझे याद है शिल्पा भारती से वो पढ़ रही थी, तो वो एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट काम करती थी। तो उनका जब काम देखा तो बहुत इंटरेस्ट आता था कि काफ़ी एक होता है ना, आपको एक चीज़ इंस्पायर करती है कि ऐसा लगता है कि आपको भी करनी चाहिए। तो जब मैंने अपने पापा से बात की तो उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए मना नहीं किया। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, फिर शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में मेरा एडमिशन हुआ था। वहाँ 3 साल का मैंने डिप्लोमा किया आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर में। उसके बाद जो है बैचलर्स और मास्टर्स जो है मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से की है, वहाँ से पढ़ाई की। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो मैंने अपनी मास्टर्स है वो मैंने अपनी शादी के बाद की है। कि जो फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप प्लान करते हो कि हमने ये चीज़ें इसके बाद करनी है, लेकिन उस टाइम पे मेरे जो पापा हैं वो काफ़ी बीमार हो गए थे, उनको पैरालाइटिक हो गया था। तो होता है ना कि मम्मा को भी था कि एक बड़े बच्चा है, तो बड़े बच्चे को कि ये एक लड़की की शादी हो जाए तो थोड़ा सा उनको भी सेटिस्फाई फील होता है। तो मेरी शादी हो गई थी, आई वॉज 22 एंड हाफ जब मेरी शादी हुई। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी जो इन लॉज फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं कहना ये ज़रूर चाहूँगी कि अभी जो भी कुछ हूँ वो मेरे फैमिली के वजह से हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ने मुझे कभी रोका नहीं इस चीज़ों के लिए। उन्होंने कहा कि तू पढ़ना चाहती है तो लेट्स गो फॉर इट, आप पढ़िए, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स कंप्लीट की। मास्टर्स के बाद मैंने एनडीएमसी में एज ए लेक्चरर जॉब की है। 2014 एंड में मैंने ज्वाइन किया था एनडीएमसी। उसके बाद करीबन 5.5 साल तक एनडीएमसी में एज ए लेक्चरर मैंने जॉब की। वहाँ पर मैं 11th और 12th लेती थी। अगर आप जानते हो कि 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ में एक पेंटिंग सब्जेक्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ पर मैं एज अ पेंटिंग सब्जेक्ट लेती थी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स मैं लिया करती थी। बट 2019 में एक होता है, आप एक कंस्टेंटली एक काम कर रहे हैं, आप एक चीज़ में काम लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर किसी भी आर्टिस्ट से बात करें और अगर आपको एक चीज़ों में वो ना, आर्टिस्ट ना कहीं बंद के नहीं रह सकता, तो उनकी क्रिएटिविटी को आपको लगता है कि आप कहीं अधूरापन रहता है हमेशा लाइफ में कि आपने वो चीज़ें नहीं पाई हैं जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं। तो मैम, जैसे आप स्टडीज कर रहे थे तो जब स्कूल में थे तो
तब आपने सोचा नहीं था कि नहीं, तब मैं बिल्कुल आर्ट्स नहीं में सोचा था, करियर बिल्कुल नहीं बनेगा मेरा सोचा या था। आप देखो, क्योंकि आप जब आप शुरू से हम आज का हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर हम बच्चों के साथ शुरू से होते हैं, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था। आजकल तो फिर आप प्रोफ़ेशनल चीज़ों को थोड़ा-सा पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे सबको डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए हाँ, होते थे घर पे। वही। तो हमने जब शुरू किया था तो इसी तरह से किया था, शुरू से पापा के मन में था कि आपको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है। और आप जब स्टडीज़ में अच्छे थे, मैं मैथ्स में अच्छी थी, साइंस अच्छा था, स्टडीज़ में आप अच्छे हो, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जब एकेडमिकली अच्छा कर रहा है तो उसी में उस बच्चे को आगे लेके जाना चाहिए। तो ड्राइंग अच्छी करती थी, काफ़ी प्राइजेस भी आते थे, जैसे नॉर्मल स्कूल में कंपटीशन होते हैं तो हम कंपटीशन में पार्ट लेते थे, तो प्राइजेस वगैरह भी आते थे। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एज एन आर्टिस्ट आगे अपनी प्रोफेशनल जर्नी करूंगी। सो मतलब जैसे साइंस स्टूडेंट से एकदम आर्ट्स आर्ट में में, स्विच हाँ। करना, सो वो घर वालों के वो लिए घर वालों शॉकिंग। शॉकिंग नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मुझे, मैं शायद बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ अपनी इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते कि अगर आप एकेडमिक में अच्छे हो, आप साइंस फील्ड के बच्चे हो, आपके लिए वो प्रिपेयर भी करवा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, पैसे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आप कहो कि नहीं, अब मुझे साइंस नहीं करनी है, मुझे आर्ट्स में जाना है, और आर्ट्स भी क्या, आप बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ड्राइंग करने बैठ जाओ, तो पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते। बट मैं बहुत लकी थी जो मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को समझा, और उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं रोका। उन्होंने कहा अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज आप करिए, क्योंकि उन्होंने भी मुझे विश्वास किया, तो शायद तभी मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो उस टाइम पे विश्वास नहीं करते और मुझे रोक देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। सो मैम जैसे आप अपनी कोई पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हो, हम्म। तो क्या थॉट्स रहते हैं उसको कैसे फिनिश तक पहुंचाना है? कैसे आप सोचते हो कि मतलब ये ड्रॉ करना है? क्या प्रोसेस क्या रहता है वो एक पेंटिंग बनाते वक़्त? पता है आकाश, हम जब भी बीइंग एन आर्टिस्ट आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हाँ जी। एक थॉट तो आपका होता ही है कि आपको इस थॉट से कुछ भी बनाना है, आप लेआउट सोचते हो कि किस तरह से हम ड्राइंग करेंगे, आप कलर स्कीम सोचते हो कि हम इन कलर्स के साथ काम करेंगे। लेकिन जब आप काम शुरू करते हो ना, आपके शुरू काम करने की शुरू की जर्नी और आपके ख़त्म होने तक की जर्नी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट जब चीज़ें शुरू करते हैं तो वो अलग थॉट से शुरू होती हैं, और बाद में जिस तरह से उन चीज़ों में आपको, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है, हम लोगों को जैसे चीज़ें फील होती हैं, हम उसके साथ आगे जैसे एक होता है ना कि आप भवन में बह ही जाते हो, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस नहीं होता, आप अपने एक सबकॉन्शियस माइंड से काम कर रहे होते हो। एक होता है ना अंतर ध्यान में आप लग गए हो और आप फिर बस उसी में मग्न हो जाते हो, और आप कब तक वहाँ आपकी जर्नी फिनिश होती है तब तक आप देखते हो कि अच्छा ये हो गया। ये इस तरह का कुछ होता है कि एक तरह की मेडिटेशन आप कह लीजिए, कि हमें बस हम खो जाते हैं उस चीज़ में। तो मैम आप ये पेंटिंग कौन से ईयर से कर रहे हो? अच्छा, टोटल अभी तक आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे मेरी आप कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करो तो ड्राइंग तो वहीं से शुरू हो गई थी। हाँ बचपन में जी। तो हम करते थे, लेकिन प्रोफेशनल वे में जब आपने काम करना शुरू कर दिया था तो 2006 में मैंने एडमिशन लिया था, तो आप 2006 से ले लीजिए जर्नी शुरू हो गई थी, और अब ये 24 चल रहा है, तो करीबन हमारे, मुझे शायद 18 साल हो गए हाँ जी। इसी फील्ड में, तो 18 साल हो चुके हैं। और अभी तो बहुत कुछ, खुद को लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो भी करना है, अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। हाँ जी। मैम मैंने सुना है कि जैसे अलग-अलग टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, जैसे जी। कुछ वॉल पेंटिंग, हुँ। एक्रिलिक पेंटिंग, तो हाँ कितने जी। टाइप्स की होती हैं और आप कौन से टाइप की करते हो? देखिए, पेंटिंग जो होती है, अगर हम ड्राइंग और पेंटिंग दोनों की बात करें, हाँ जी। तो अलग-अलग तरीके होती हैं। पेंसिल शेडिंग की टेक्निक होती है, पेन एंड इंक में टेक्निक होती है, वो पेपर पे होती है। वाटर कलर्स होते हैं, वो भी पेपर पे होते हैं। पोस्टर कलर्स टेक्निक होती हैं हमारी, वो भी पेपर पे होती हैं। इसमें भी अलग-अलग बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं कि आप पोर्ट्रेट वर्क कर रहे हो, या आप लैंडस्केप कर रहे हो, या आप ऑब्जेक्टिव ड्राइंग कर रहे हो, या आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, मॉडर्न आर्ट जिसे आजकल आप बोलते हैं। तो अ, बहुत सारे इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, या आप कंटेम्प्रेरी आर्ट कर रहे हो, कि आप आजकल के जो समाज है उसको किस तरह से अपनी पेंटिंग में दर्शाना चाहते हो। वो एक आर्टिस्ट का नज़रिया होता है कि आप, हमारे नज़रिए से ये चीज़ें इस तरह से दिखती हैं। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स हैं। मैं जो हूँ, मैं ज़्यादातर अभी एज अ जो प्रोफेशनल काम कर रही हूँ, मैं एक्रेलिक में ज़्यादा काम करती हूँ, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म अगर आप कहें तो एब्स्ट्रैक्ट में मॉडर्न आर्ट के अंदर मैं काम करती हूँ। ओके।
सो मैम जैसे आपके करियर को 18 साल हो गए, हर किसी के करियर में एक फेज आता है जब बहुत ही डिफिकल्टीज होने लगती है और फिर उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आपके पूरे करियर में ऐसा कुछ हुआ है जो बिगेस्ट चैलेंज आपने कुछ फेस किया हो? मैं बताती हूँ आकाश, मैंने जब 2019 में रिज़ाइन किया था एनडीएमसी से, तो ये सोच के किया था कि अब मैं इंस्टीट्यूट रन करूँगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 2019 मैंने 31 मार्च को रिज़ाइन किया और 1 अप्रैल को मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। मतलब वो चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, तो मुझे था कि मैंने अगले दिन से अपना काम शुरू करना है। अब जब हमने काम शुरू किया था, तो शुरू में आपको तो भी सच में बताऊं तो जब भी आप काम करना शुरू करते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि आपने पहले दिन इंस्टीट्यूट खोला और आपके पास भीड़ आ गई। तो 1-2 बच्चे आए थे, शुरुआत हुई। अच्छा 1 साल होने वाला था कि अच्छा लगा कि बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, 8-10 बच्चे हो गए, क्लासेस चल रही हैं। उसी टाइम पे 2020 में सबको पता है कोविड आ गया था। हाँ जी। मार्च में कोविड आ गया और सब चीजें लॉकडाउन हो गई। अब उस समय मुझे लगा कि मैंने रिजाइन कर दिया एनडीएमसी से। मैं जॉब कर रही थी अच्छी भली और मैंने रिजाइन कर दिया और अब इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया। तो उस टाइम पे लगा कि अब चीजें कैसे मैनेज करें। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि फिर आपको ये है कि उस टाइम पे आपको ये टाइम मिल गया कि आप अपने लिए अपना काम कर सकते थे। हाँ। आप अपना काम खुद का कर सकते, क्योंकि अब आपको क्लासेस नहीं देनी, आप उस जगह बिजी नहीं हो। तो उस टाइम पे मैंने अपनी खुद की पेंटिंग करनी शुरू की। पोर्ट्रेट में मैंने शायद उसी टाइम पे पोर्ट्रेट करती थी मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। बट उस टाइम पे मुझे अपना एक स्टाइल मिला जब मैंने पोर्ट्रेट शुरू करने के लिए, क्योंकि आपको पूरा समय मिल गया सिर्फ अपने काम को देने के लिए। तो साथ ही साथ काम तो चल ही रहा था। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। जब आपने ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू की, तो पहले एक बैच बना, छोटे बच्चों का बनाया, फिर थोड़े से हमारे टीनेजर्स का बैच बना, फिर एडल्ट्स का बैच बना। और आप मानोगे नहीं, कोविड में मैं 6 बैच दिन के लेती थी और ग्लोबली कनेक्ट थे हम लोग। मेरे पास दुबई से बच्चे थे, आबू धाबी से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, चेक रिपब्लिक से थे, क्योंकि कोविड में सभी घर थे। हाँ जी, तो हाँ जी। वो माउथ स्प्रेड कह लीजिए कि एक ने दूसरे को बताया कि उन्होंने क्लासेस ली, डेमो सेशन लिया, तो उन्हें काम इतना अच्छा लगा कि आप अभी तक वो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब तो फिलहाल मैं एक ही बैच ले पा रही हूँ ऑनलाइन का, लेकिन वो अगर मैं जब भी नहीं होती हूँ अवेलेबल, तो वो मुझे खुद मैसेज करता है, मैम प्लीज हमने बहुत जगह ट्राई कर लिया, आप हमारी बच्चों की क्लासेस ले लीजिए। तो ये जो है ना, आपको एक बड़ी खुशी देता है कि आपने किसी को कुछ सिखाया है और वो बच्चे आगे आपसे जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक जो टाइम था कि घर बैठे हैं तभी जुड़ रहे हैं, उसके बाद भी जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप बाहर जाके भी सीख सकते हैं, तब भी वो कहते हैं कि हम इतनी दूर से आपसे सीखेंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। हाँ, प्राउड मूवमेंट होता है आपके लिए, सेटिस्फेक्शन होती है कि और बच्चे ना परफॉर्म भी करते हैं। कि अब जो हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं, अगर हमारे आर्ट स्टूडियो में जो आके बच्चे सीखते हैं, आप उनके पेरेंट्स से अगर बात करो या मैं आपको बताऊं, तो उनके प्राइजेस आते हैं, वो आर्ट कंपटीशन में पार्ट कर रहे हैं, अपने स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उनको भी एक पहचान मिल रही है कि हाँ वो आर्ट में अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने जॉब छोड़ी, फिर ये इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इनकम आपकी कितने महीनों तक बन रही है, कितने दिनों तक? आकाश, पता है इनकम बंद तो आप कह लीजिए 3-4 महीने तो रही। 3-4 महीने? हाँ, क्योंकि देखो मैं बीइंग अ लेडी, मैं सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरा कि मैं ही घर चला रही हूँ। हस्बैंड है, उनकी इनकम काफी होती है, लेकिन एक आपकी खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा उन चीजों को लेके। क्योंकि क्या हुआ था, जैसे लॉकडाउन हुआ था, काफी लोगों के काम बंद हो गए, तो लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए कि यार ईएमआई भरनी है, मैंने तो ये चीज खरीदी थी, इसकी ईएमआई है, बाइक की है, या कोई रेंट पे रह रहा है उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो एकदम से इनकम बंद हुई तो सब डिप्रेशन में चले गए। तो आपके साथ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं इस चीज के लिए टचवुड करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और मैं तो कहूंगी कि मेरे लिए तो जब कोविड आया तो एक वरदान की तरह आया, क्योंकि मैं बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाई। और ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जिस टाइम पे लोग घर बैठे थे और उनके काम नहीं चल रहे थे, तो उस टाइम भी मेरी अच्छी खासी इनकम थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5-6 दिन के बैच मेरे बैक टू बैक बैच चलते थे। 1 बजे से शुरू होते थे, रात के 8 बजे तक बैच चल रहे होते थे। तो मुझे लगा कि ये भी कुछ होता है ना कि कुछ चीजें बुरी होती हैं, लेकिन वो बुरी भी किसी एक रीजन की वजह से होती है। तो मेरे लिए मैं बच्चों को अच्छे से समझ पाई उस टाइम पे, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ बड़े बच्चों को पढ़ाती थी। अगर मैंने आपको जैसे बताया है, मैं 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैंने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया था। पहले पढ़ाया था, एक प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब की थी, MBS इंटरनेशनल द्वारका में थी मैं।
तो वहाँ मैंने जॉब की थी। तब मैं छोटे बच्चों के साथ थी, लेकिन वो भी बहुत छोटे नहीं थे। लेकिन जब आपने ऑनलाइन शुरू की तो आपको छोटे बच्चों का माइंडसेट पता चला, छोटे बच्चों के बारे में पता चला कि कैसे कैसे चीज़ें, बच्चों के क्या दिमाग होता है, उस तरह से किस तरह उनके सोच के हिसाब से आपको कैसे करना है। तो इस तरह से ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ही रही। सो बच्चों का कुछ आपको याद है कि कुछ फनी हो गया हो, या कुछ ऐसे किसी बच्चे ने आपको बिल्कुल शॉक कर दिया हो कि मैडम मैं ये बना के लाया हूँ, आप देखो? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि बच्चे, मैंने एक, मुझे अभी जो भी एक आपने पूछने पर मुझे एक याद आया। मेरी एक स्टूडेंट थी दिया, वो इंडिया से ही थी, मेरे ख्याल से बैंगलोर साइड की थी। तो उसने, मैंने एक ना पेंटिंग ड्राइंग बनवाई, और उसने मुझे उस पेंटिंग के ऊपर, उस ड्राइंग के ऊपर उसने पूरी स्टोरी सुनाई मुझे। अच्छा। कि ऐसे हो रहा है। हमारी एक कैपिटल लेटर ई की ड्राइंग है। अगर उसके अंदर क्या होता है, एक रोबो की हमने ड्राइंग बनाई है, एक पायरेट है, ई से अल्फाबेट ड्राइंग है वो, हाँ। बिल्कुल इजी। उसमें ई से पायरेट बने हुए हैं, ई से रोबो बना हुआ है, ई से ही हमने सुपरमैन का फेस बनाया है। तो वो पूरी ड्राइंग की कंपोजिशन है। वो कंपोजिशन इस तरह से है कि ऐसा लगता है कि एक फाइट सीन हो रहा है। तो उसने मुझे पूरी स्टोरी समझाई, मैम, कि यहाँ से पायरेट आया अपनी शिप के अंदर, और उस रोबो ने उसे देख लिया, उसने अटैक किया। फिर जो एक पपी था वो हाउस के टावर के ऊपर बैठ गया, और वो सुपरमैन उसको बचाने के लिए आया। तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है उसकी, वो तो आप मानेंगे कि वो बिल्कुल, उसका कोई अंत नहीं होता। आप जितना अपनी इमेजिनेशन को दौड़ा सकते हैं उतना दौड़ाइए। और आर्ट में तो कितनी ये एज सबसे थी उस ज्यादा, बच्चे की? मेरे हिसाब से वो 5 साल की बच्ची थी। ओह माय और गॉड! उसने जब मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लगा। मैम अच्छे नहीं कर पा रहे। हाँ जी, ये तो है। अब पता है क्या, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों का दिमाग जो होता है ना, वो बहुत फ्री, अगर आप कहो कि बच्चों को हम बाउंड नहीं कर सकते किसी चीज के हाँ लिए, वो जी, हाँ बिल्कुल जी। फ्री दिमाग है। और उनकी जो सोच है ना, हम बड़े नहीं सोच सकते। बड़े जो होते हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल चीजें सोचेंगे, कि जो हम जिस तरह से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो तो अपना, उनका तो वो अपनी दुनिया है उनकी। उनकी अपनी दुनिया, और उस दुनिया में क्या क्या होता है वो जब आपको समझाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं उनकी बातों को सुन के। सो मैम जैसे आपको इतना टाइम हो गया पेंटिंग में, आर्ट्स करते हुए, सो जैसे टेक्निक्स आजकल काफ़ी नई आ रही हैं, एआई का भी ज़माना आ जी रहा है, जी जी। सो आप किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हो? अभी जैसे देखिए, एआई का ज़माना भी आ गया है, लेकिन जो हाथ की कला है, उसका जो महत्व है और उसकी जो ब्यूटी है, वो आई थिंक वो कोई भी नहीं ले सकता। आप कुछ अगर, क्योंकि आप उसके साथ ना, एक कहते हैं ना कि एक आत्मा का संबंध भी होता है पेंटिंग के साथ। जब आप कुछ भी हाथ से बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप उन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, डिजिटल और आपने अपने कुछ हैंडमेड अगर कोई चीज़ है तो। मैम जैसे आपका इंस्टीट्यूट अब चलने लग गया है काफ़ी, जी। सो आप इसकी मार्केटिंग वगैरह भी करते हो, या मार्केटिंग करनी आज के टाइम में आजकल बहुत देखो, जी इम्पोर्टेंट है, जी 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 जी। सो आप किस तरीके से इस मार्केटिंग करते हो? अ, कोई वे है अगर आपका, देखिए मैं कोई आपको सच बताऊं तो, स्टाइल? हाँ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगी इसका। हमने जब शुरुआत की थी ना, मैंने बीइंग आर्टिस्टिक स्टूडियो की, तो सबसे पहली बार मैंने ब्रोशर, जैसे न्यूज़पेपर के हाँ जी, अंदर हाँ आप जी। ब्रोशर छपवाते हैं और आपने बांटे। बट मुझे उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था उन ब्रोशर से। लेकिन उसके बाद मेरे जो सबसे बड़ा चेंज मुझे दिखा मार्केटिंग के अंदर, मुझे लगता है गूगल पे हमने पेज बनाया था। मैंने अपना पेज खुद ही बनाया था उस टाइम पे, बिजनेस पेज बनाया था, गूगल के ऊपर बनाया। और जब आपने उस गूगल के ऊपर, उन पेजेस के ऊपर अपना काम डाला, और जो ज़्यादातर क्वेरीज थी मुझे वहीं से आई थी। और अभी भी हमारा जो है वो रेगुलर चल रहा है कि मैं डेली अपने गूगल पेज के ऊपर फोटोज अपलोड करती हूँ, जो हमारा रेगुलर काम चल रहा है। हम उसके अंदर अपडेट करते हैं कि क्या नए हमारे बैचेस आ रहे हैं, क्या नए कोर्सेज आ रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा जो लीड्स आप कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा लीड्स मिल रही हैं, मुझे गूगल के थ्रू मिलती हैं। और बाकी माउथ स्प्रेड, कि आप एक ने दूसरे को बताया कि ये इंस्टीट्यूट है, मैम अच्छा कराती हैं आप। फिर वो पेरेंट्स आते हैं, डेमो सेशन लेते हैं, फिर उन्हें अच्छा लगता है, फिर वो आगे करवाते हैं। तो इस तरह से, तो अभी फिलहाल मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, उसके थ्रू भी काफ़ी आती हैं, लीड्स हाँ आती जी हैं। मैम, मैंने देखा हाँ काफ़ी ज़्यादा जी। फॉलोअर बढ़ रहे हैं आपके डे बाय हाँ डे। हाँ, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
लेकिन जो आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया के थ्रू ही चीज़ें बढ़ती हैं, तो गूगल और इंस्टाग्राम मैं कहूँगी। लेकिन अगर मैं आप मुझे कहो कि आप मैम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केटिंग के लिए, वो हम नहीं कर रहे। ओके, सो मैं व्यूअर्स को भी ये बोल देता हूँ कि हम डाल देंगे आपका डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का एंड गूगल वगैरह का, जरूर फेसबुक जरूर का। जरूर जरूर आप एंड अगर आप जाओ, चेक करो, मैम की मेहनत देखो, अप्रिशिएट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मैम आपकी कोई ऐसी पेंटिंग शो कर सकते हो आप जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़ा हो? हाँ, आप मैं कुछ आपको ज़रूर मैं दिखाती हूँ। ये मेरी एक पेंटिंग है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो पेंटिंग है इसका नाम है भंवर। अगर आप इस पेंटिंग को देख सकते हो, ये मेरा पर्सनल स्टाइल है जिसमें मैं काम करती हूँ। इस भंवर के अंदर जो है मैंने शायद अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक आर्ट थेरेपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो हम लोग कलर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। ये कलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर जो ये शिप है, वो जो शिप है इसको वो एक किसी इंसान की जर्नी को दिखाती है कि आप किसी इंडिविजुअल को शो करती है। यहाँ पर जो ब्लू कलर है, अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रा होते हैं। तो जो हमारा थ्रोट चक्रा है उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है वो। तो आप जो भी लाइफ में बोलते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है कि हमने जो भी किसी तरह की बात की या किसी को भी कुछ भी बोला, वो आपकी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स लेकर आता है वो चीज़। ग्रीन कलर जो है यहाँ पर हार्ट चक्रा को शो करता है। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन कलर, जो हार्ट चक्रा होता है वो आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स को दिखाता है कि हम इमोशनली किस चीज़ों से जुड़े हुए हैं और किस तरह से जुड़े हुए हैं। और जो यहाँ पे वाइट कलर है वो आपके बड़े बुजुर्गों को शो करता है, क्योंकि वो उनके पास इतना तजुर्बा होता है कि अगर आप लाइफ में किसी भी भंवर में बस फंसे हैं तो वो आपके लिए खड़े होते हैं आपको उस भंवर से निकालने के लिए। और ये जो है ब्राउन कलर के अंदर आपको यहाँ पे एक शिप दिख रही है, एक सी स्केप दिख रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर काम है। और ये जो शिप है वो उस इंडिविजुअल को है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे बड़ों ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मुझे ऐसी चीज़ों में, क्योंकि जिस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं कुछ और करना चाहती थी लेकिन उन्हें मुझे नहीं रोका, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान थे उन चीज़ों को लेकर आने के लिए। तो ये पेंटिंग इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैम कितना टाइम लगा था आपको ये पेंटिंग ड्रॉ करने में? देखिए, कॉन्सेप्ट सोचने में तो काफ़ी समय लगता है कि आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं कि हमने क्या बनाना है। लेकिन क्योंकि मैं फ्लूइड आर्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में काम करती हूँ, तो 2 से 3 दिन में ये पेंटिंग फिनिश होती है। 2 से 3 दिन। सो अगर जैसे मैं पूछूँ तो सुबह जैसे आपने बनानी स्टार्ट करी जी, तो कितने घंटों तक आप बैठते थे एक बारी में? अगर मैं सुबह जैसे 3-4 घंटे की सिटिंग तो हमारी होती है अगर आप काम शुरू कर रहे हो, क्योंकि छोटी-छोटी जो डिटेल्स हैं वो बाद में ऐड होती हैं आपकी। लेकिन क्योंकि आप कलर स्कीम सोच रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप पेंटिंग के आगे बैठ गए और आपने बस बनाना शुरू कर दिया, आपको कलर स्कीम सोचनी पड़ती है, आपको लेआउट सोचना पड़ता है कि आप उसको क्या बनाना चाहते हैं। तो ये भंवर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी भंवर पेंटिंग है। उसके बाद ये जो मेरी एक पेंटिंग है वो है, इसका नाम है मेल्टिंग इमोशंस। इस पेंटिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो हमारे दिमाग में जो इमोशंस चल रहे होते हैं उसके बारे में सब कुछ है इस पेंटिंग के अंदर। ये जो ब्लैक कलर है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाता है कि किस तरह से जो नेगेटिव थॉट है आपके दिमाग में घूम रहे हैं। ब्लू के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ब्लू कलर है वो हमारे थॉट्स को बताता है कि हम क्या बोलते हैं, वो उस तरह के थॉट्स। इमोशनल एस्पेक्ट्स ग्रीन कलर से दिखाता है। और ये जब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो आपको इन सब चीज़ों से निकालने के लिए, जैसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे आपको येलो कलर का स्प्लैश दिखेगा, तो ये जो येलो स्प्लैश है, जब आपको इस येलो कलर के हमारे जब खुशी, येलो कलर जो है वो खुशी को दिखाता है, तो जब खुशी आपकी लाइफ में एंटर करती है तो आपका जो दिमाग होता है, जो आपके इमोशंस होते हैं वो दूसरी तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ खुशी दिखेगी, आपको अच्छे इमोशंस दिखेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पर्पल कलर जो दिख रहा है, वॉयलेट कलर दिख रहा है। वॉयलेट कलर जो है वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाता है, तो आप स्पिरिचुअली
जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। तो जब तक आपकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी तब तक आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे। आज के समय पे लोग उल्टा करते हैं, जब दुखी होते हैं तो भगवान से जुड़ते हैं, इसीलिए कोई शायद भगवान को पा नहीं पाता। तो अगर आपको सच में भगवान को पाना है तो आपको खुशी जब आपकी लाइफ में हो तब आपको भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये हमारी मेल्टिंग इमोशंस है। और ये जो मेरी पेंटिंग है वो है सांझी। सांझी का मतलब होता है कपल की, लाइफ पार्टनर्स जो होते हैं। अगर आपको इस पेंटिंग के अंदर दिखेंगे, मैंने आपको कलर स्कीम तो मैंने आपको बताई कि हमारे कैसे जो भंवर है, हमारे जो चक्रास के थ्रू जो चीजें होती हैं। यहाँ पर आपको 2 बोर्ड दिखेंगी, जो 2 शिप हैं। ये जो दोनों शिप हैं वो एक साथ चल रही हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ का जो एम होता है वो अलग अलग होता है। वो दोनों अपनी लाइफ से अलग अलग चीजें चाहते हैं, लेकिन वो चल साथ रहे हैं क्योंकि वो लाइफ पार्टनर्स हैं। वो अपनी जर्नी एक साथ फिनिश करते हैं, लेकिन उन्हें जो अचीव करना है वो अपनी लाइफ में वो जरूर अचीव करिए, क्योंकि आप एज अ इंडिविजुअल, आपकी हमेशा एक चाहत होती है और उस चाहत को पाना आपका लिए सबसे जरूरी चीज है, तभी आप हमेशा खुश रह सकते हैं। तो ये जो पेंटिंग है वो सांझी है। और अगर हम इस पेंटिंग की बात करें तो ये है पोर्टल ऑफ पीस। अगर मैं इस पेंटिंग के बारे में आपको बताऊं, इस पोर्टल ऑफ पीस के अंदर यहाँ पर आपको एक तरह का पोर्टल दिखेगा, जिसके अंदर अगर आप एंटर कर जाएंगे तो ये जो आपकी लाइफ में अप डाउन्स हो रहे हैं, ये जो ट्रॉमा और जो सब चीजें चल रहे हैं, वहां पर अंदर जाकर आपको सिर्फ शांति मिलेगी और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आपको कलर्स दिखेंगे, ये ऑरेंज कलर जो है वो आपके इमोशंस को दिखाता है, हमारे स्वादिष्ठाना जो चक्रा है उसको दिखाता है कि जो हमें, हमारी जो डिजायर्स हैं, अगर हम उनसे निकलकर बाहर जाएंगे तो आपको सिर्फ शांति मिलेगी। गाइस, आप कमेंट्स में प्लीज बताना कैसा लग रहा है आपको, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। जरूर। और ये जो पेंटिंग है वो है हमारी लाइफ बिहाइंड द पोर्टल, कि यहाँ आकर आपको वो सुकून की जिंदगी मिल सकती है। जितने भी लाइफ में अप डाउन्स हो रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आप उन खड़े होकर ऊपर शांति से उनको देख सकते हैं और उन चीजों से निकल सकते हैं। तो दिस इज लाइफ बिहाइंड द पोर्टल। मैम, जैसे आपके स्टूडियो में काफी सारे आपके ना अवार्ड्स भी लगे हुए हैं। जी जी जी। तो आप शो करना चाहोगे कुछ? हाँ, मैं आपको बताऊं तो ये अलग अलग, ये तो मेरी डिग्री है, और जब मैंने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 3 साल का डिप्लोमा किया था, हमारे ये एक ग्लोबल विलेज इंडिया की वर्कशॉप हुई थी, वहां पर सर्टिफिकेट मिला था। हम लोगों ने ग्लोबल जो हमारे जो रूरल बच्चे होते हैं उनके साथ काम किया था। ये एक हमारा ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, इस पे मुझे कम कला संघ ने किया था, वहां से कंसोलेशन प्राइज मिला था। ये मास्टर्स डिग्री है। राष्ट्रीय बाल भवन से मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप हमने की थी। वहां पर इंटरमीडिएट ट्रेनिंग होती है हमारी। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के अंदर हमें बच्चों के साथ वेस्ट मटेरियल से आप कैसे बच्चों से के लिए काम कर सकते हैं, क्राफ्ट की चीजें बना सकते हैं, वो है। अगर यहाँ बात करें तो ये इंडियन काउंसिल एजुकेशन मिशन से मैंने जो डिप्लोमा किया था 3 साल का, ये हमारा जो आर्ट थेरेपी का डिप्लोमा है, ये उसका है, ये उसका उसी का सर्टिफिकेट है। ये जो है अयोध्या कला संस्कृति महाकुंभ ने एक प्राण प्रतिष्ठा, जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, तो राम मंदिर प्रतिष्ठा के अंदर वहां पर इन्होंने एक ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। वहां पर जो थी इंटरनेशनली 5 पेंटिंग्स के अंदर हमारी जो पेंटिंग थी वो सिलेक्ट हुई थी। और ये जो है आपको अगर ये दिख रहा होगा तो ये मैंने एक कोट ऑफ आर्म्स था। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फैमिली है, राजपूत फैमिली है, उनके लिए मैंने एक ये कोट ऑफ आर्म्स डिजाइन किया था। इसके अंदर काफी सिंबल्स हैं जिनका हमने यूज किया था, तो इन्होंने ये मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये अभी अयोध्या के अंदर जो महाकुंभ हुआ था वहां से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था कला रत्न सम्मान के रूप में। और हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, यहाँ हमने पैसिफिक मॉल के साथ वर्कशॉप की थी, उसके अंदर उन्होंने ये मोमेंटो मुझे एज अ गेस्ट दिया था। और ये जो है हमारा कला बिंब अभी शो हुआ था
रिसेंटली जून के अंदर इंडियन हैबिटेट सेंटर में, तो एज अ सर्टिफिकेट पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट मुझे इस मोमेंटो मिला था। तो मैम अब जैसे अब किसी को करियर बनाना है आर्ट्स में, किसी को स्टार्ट करनी है एक क्रिएटिव फील्ड, तो आप जी। क्या एडवाइस करोगी, कैसे कर सकते हैं देखिए, अगर आपको प्रोफेशनली, अगर किसी को स्टार्ट प्रोफेशनली करना अगर है? आपने अप्रोच करना है, तो सबसे पहले तो देखिए, आपको कहीं भी जाना है तो आपके लिए पास डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर हाँ जी। आपको तभी आपको कोई महत्व देगा, नहीं तो आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो आपको सबसे पहले तो बैचलर्स होती है हमारी फाइन आर्ट्स। आपको अगर आप आफ्टर 12th होती है, 12th करने के बाद आप बैचलर्स फाइन आर्ट्स में बैचलर इन फाइन आर्ट्स कीजिए। दिल्ली के अंदर हमारे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, जामिया है जो बैचलर्स करवाते हैं। इसके अंदर भी हमारी 3 तरह की फील्ड्स होती हैं। पेंटिंग है, अप्लाइड आर्ट है, स्कल्पचर है। तो आप पहले अपना माइंड सेट कीजिए कि आपको पेंटिंग में जाना है या आपको अप्लाइड आर्ट में जाना है या आपको स्कल्पचर में जाना है। उसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो आपको उनकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें भी एंट्रेंस देना बहुत पड़ता जी है? जी जी ज़रूर। और बहुत लिमिटेड सीट होती हैं, 20-30 सीटें होती हैं एक फील्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती मैम हैं। आपसे मेरे को भी बहुत नॉलेज मिल रही है। हाँ, तो आप काफी सारी ऐसी हाँ, चीजें जो मेरे को भी फर्स्ट टाइम पता चल रही तो है। क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम है और आपको ऐसे बच्चे हैं जो 11th से ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इवन हमारे इंस्टीट्यूट में भी बच्चे आते हैं जो कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको देखिए, आपको वहाँ पर लिमिट होती है कि आपको ये 1.5 घंटे के अंदर ये कंपोजिशन फिनिश करनी है। आपको कोई टॉपिक दे दिया या आपको पोर्ट्रेट दे दिया, अब आपको ये स्टिल लाइफ है और आपको 1.5 से 3 घंटे, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, आपको ये खत्म करना है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। थ्योरी भी होती है, थियोटिकल पार्ट्स भी आते हैं जिसमें इंडियन आर्ट के बारे में होता है, हमारा आर्टिस्ट के बारे में होता है, बेसिक जो आपको नॉलेज हमें देनी होती है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लें तो आप जो आपका फाउंडेशन ईयर होता है उसके अंदर आपको तीनों तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसके बाद आप स्पेसिफिकली जिस भी फील्ड में आपने एडमिशन लिया है उसके अंदर आपको सिखाया जाता है। और ये भी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, अगर आप जानते हो। अप्लाइड आर्ट जो होता है वो कमर्शियल आर्ट होती है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह हाँ देखी जी, हाँ हो, जी। राइटिंग है, कैलीग्राफी वगैरह है, लिखने के पोस्टर्स हाँ। वगैरह हैं, बुक कवर्स हैं बनाने के लिए, वो अप्लाइड आर्ट के अंदर आता है। पेंटिंग तो आप जानते ही हैं कि आप पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं। और स्कल्पचर जो मूर्तिकार होते हैं हाँ जी, हाँ हमारे, जी। मूर्तियां बनाना अलग अलग मीडियम के अंदर, वुड से कैसे बनती है, स्टोन से कैसे बनती है, वेल्डिंग वगैरह, वो सभी तरीके आपको सिखाए जाते हैं। मैम जैसे किसी ने कोर्स कंप्लीट कर लिया जी। सपोज, सो मैं ये जानना चाहता हूँ एक आर्टिस्ट कितने सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है, मतलब कितने सोर्स उसके पास हो सकते हैं कि मैं यहाँ से भी पैसे कमा रहा हूँ, यहाँ से भी कमा रहा हूँ, यहाँ से भी बहुत कमा सारे रहा हूँ? उसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए सोर्स ऑफ इनकम तो बिल्कुल भी लिमिट नहीं है, क्योंकि इतने सारे तरीके हैं कमाने के लिए। आप एज अ आर्ट टीचर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री आ गई है तो आप कॉलेज में या किसी स्कूल के अंदर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं एज अ आर्ट टीचर। एक वो आपका फिक्स इनकम हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूल जो होता है वो सुबह से दोपहर तक का है, उसके हाँ बाद जी। आप फ्री हैं। तो आप उसके बाद अपना खुद का काम कर सकते हैं, कमर्शियल पेंटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट एज अ काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते रहते हैं, इवन कमर्शियली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, वॉल पेंटिंग वगैरह के प्रोजेक्ट आ गए कि आप एज अ आर्टिस्ट काम कर सकते हैं और आप अपना खुद का एक ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे अपने कुछ हैंड पेंटेड प्रोडक्ट बनाने हैं किसी भी चीज़ के अंदर, आप कपड़ों के ऊपर पेंट कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे। उसमें ये नहीं है कि आपने सुबह बैठ के काम करना है या कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है या कोई भी टैलेंट है आपके पास, कि जो इनकम के सोर्स हैं वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे जी। एग्जीबिशंस वगैरह रखते हाँ, हैं, एग्जीबिशंस के थ्रू, अब जैसे प्रोफेशनली हम लोग एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं तो आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे, आपके बायर्स आते हैं, आर्ट बायर्स आते हैं, आर्ट क्यूरेटर्स जो क्यूरेट करते हैं, वहाँ पर आपकी एग्जीबिशंस में आप पेंटिंग्स वगैरह सोल्ड आउट कर सकते हैं। वहाँ से निकलती भी हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में निकलती हैं काफ़ी, और आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलती है कि आप किस तरह का काम मैम कर रहे हैं। जैसे आपको अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगानी है तो उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, हाँ, कुछ क्राइटेरिया होता है कि हाँ, जब आप
आर्ट एग्जीबिशन के अंदर आप पेंटिंग लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कौन सी एग्जीबिशन में कौन से गैलरी के अंदर लगा रहे हैं। जैसे अगर अब इंडियन हैबिटेट सेंटर में है या हमारी और भी आईफेक्स हैं दिल्ली के अंदर हाँ अगर हम जी। बात करें, तो आपका वो पहले आपका काम देखते हैं। आजकल जो बहुत सारे आर्ट क्यूरेटर्स हैं। अच्छा, एक ये चीज़ भी आप अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताना कि दिल्ली में बहुत सारे आर्ट क्यूरेटर हैं, बहुत सारे, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपके जेन्युइन आर्ट क्यूरेटर्स कौन से हैं जो सच में आर्ट बायर्स को लेके आएंगे या उनका, या सिर्फ अपनी पॉकेट के लिए उन एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। क्योंकि आजकल तो सभी आर्ट क्यूरेटर बन गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप लोगों को इकट्ठा किया, थोड़े आर्टिस्ट इकट्ठे करे, अपनी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने ऐड रन की, और आर्टिस्ट जो होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छी गैलरी में उन्होंने बुकिंग ले ली, लेकिन आपको वहां जाके पता लगता है कि अच्छा इन्होंने तो 50 आर्टिस्ट इकट्ठे कर लिए। अब जब 50 लोगों में आपका काम लगा, वो भीड़ लगती है हाँ जी। कि आपको अपना काम ही नहीं दिख रहा कि कहाँ है, ऊपर नीचे काम लगा दिए, कैसे भी डिस्प्ले कर दिए। तो आप सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि आप एक अच्छे आर्ट क्यूरेटर के साथ कनेक्ट हो, जिसका मार्केट में अच्छा नाम है, उनकी अच्छी रेपो है, और उनके साथ आप काम कीजिए, जो अच्छे आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट के साथ ऑथेंटिसिटी मतलब हाँ, सर्च करनी जरूर पड़ेगी। जरूर ये आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर एक बार आप इस चीज में घुसते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं कि वो क्या करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वो आर्ट की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो आर्ट को उस तरह से नहीं दिखा रहे। अगर सोचिए, अगर मेरी ये कोई पेंटिंग, अगर मैं यही अपनी पेंटिंग्स जो है वो सारी एक साथ एक ही दीवार में लगा दूं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी कहाँ पेंटिंग लगी हुई है और क्या है, कुछ भी नहीं समझ आता उन चीजों के बारे में। तो एक एग्जीबिशन को क्यूरेट कैसे करना है, आपने एग्जीबिशन में लगाई कैसे है पेंटिंग, वो भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। और आपकी जो ऑडियंस है, जो जिन्हें वो बुला रहे हैं, जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं, जो विजिट करने आ रहे हैं, आपकी गैलरी शो देखने आ रहे हैं, उन लोगों को सच में आर्ट की वैल्यू है नहीं है, वो तभी देखिए, अगर आप एज एन आर्टिस्ट काम करते तो आप चाहेंगे कि आपकी पेंटिंग सोल्ड आउट हो, आप चाहेंगे कि आपका एक नाम हो, लोगों को पता चले कि हाँ आप जी। एक अपने पर्टिकुलर स्टाइल में काम कर रहे हैं, आप इस तरह का काम कर रहे हैं। उस तरह के लोगों के से ही कनेक्ट कीजिए, और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आप सही लोगों से जुड़े। मैम, जो नए स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स में, या फिर वो करियर अभी उनका जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप एडवाइस करना चाहोगे उनको कुछ? जी जरूर। अगर आप आर्ट से अभी नए जुड़े हैं और आपको शौक है काम करने का, तो सबसे पहली एडवाइस कि अपनी आर्ट को कभी मत छोड़ना। आपको एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस दिन आर्ट ना करें। ये इस तरह से है कि आप सांस ले रहे हैं, तो आपको आर्ट उसी तरह से करनी है। जब आप इसको अपना पैशन बना लेंगे और इसमें पूरी तरह से डूब जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। और कुछ मैम केयरफुल रहना पड़ता है, कुछ स्कैम वगैरह से बच के रहना पड़ता है, हाँ, या फिर स्कैम कुछ? तो देखिए आजकल बहुत सारे हैं। आजकल सबसे ज्यादा अगर आपका पेज थोड़ा सा भी, अगर आप सपोज हम इंस्टाग्राम या फेसबुक की बात करें, हाँ जी। आपका पेज थोड़ा सा भी अच्छा सा ग्रो करने लग जाता है, तो आप देखेंगे आपका थोड़े दिन बाद पेज हैक हो गया है। ठीक है, आजकल NFT बायर्स इतने आ गए हैं, वो आपको मैसेज कर रहे हैं कि हम आपकी जो पेंटिंग है वो NFT के थ्रू बाय करना चाहते हैं। मतलब आपको उन चीजों से बचना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आपको हम पेंटिंग आप बना के दे दीजिए, हमसे कोलैबोरेट कर लीजिए, लेकिन आपको फ्री में उनको पेंटिंग। उन लोगों को ना आर्ट की वैल्यू नहीं है, कि उन्हें नहीं लगता। आप एक छोटी सी भी अगर हम पेंटिंग बना रहे हैं, छोटा सा भी कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो उसके अंदर पूरा घुसना पड़ता है, तब आप उस चीज को निकाल आर्टिस्ट भी यही चाहता है कि मेरी पेंटिंग को वैल्यू मिले। पैसे की है ना? तो हाँ, अलग बात है। पैसे अलग है। हाँ। अगर आपको कोई अप्रिशिएशन भी एक होता है ना, कि हाँ आपकी आर्ट को कोई समझ रहा है, जब वो समझने वाला व्यक्ति अगर आपके पास आएगा ना, तो आप उसको एज अ गिफ्ट भी देना चाहेंगे उस पेंटिंग को, क्योंकि उसको उसकी कदर है। हाँ जी। लेकिन अगर ऐसे आप किसी को भी अपनी आर्ट ऐसे उठा के नहीं दे सकते। तो अपनी जितने भी आप ये जो आजकल के स्कैम हो रहे हैं, उन चीजों से तो प्लीज बच के रहिए, और ऐसे आर्ट क्यूरेटर से भी बच के रहिए जो आप लोगों को खुद अप्रोच करेंगे, बहुत सारे एड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग बट सर्च वो आप लोगों को ही करना है कि हाँ, ऑथेंटिक कौन है। ऑथेंटिक कौन है। आप उन लोगों के प्रोफाइल देखिए, आप उन लोगों का काम देखिए, आप मार्केट में सर्च कीजिए कि किस तरह के लोग हैं, और वो कौन सी गैलरीज में शो कर रहे हैं और किस तरह का शो कर रहे हैं, उनकी गेस्ट लिस्ट क्या है, उनके कनेक्शंस किस तरह के हैं। ओके मैम,
आपका हम फ्यूचर प्लान जानना चाहेंगे थोड़ा सा, कुछ कोलैबोरेशन हो रहे हैं या क्या प्रोजेक्ट पे आप कुछ काम कर रहे हो करंटली? अभी हमारे प्रोजेक्ट्स तो देखिए आकाश काफ़ी लाइंड अप हैं, हमारे पास वर्कशॉप्स वगैरह आती रहती हैं। हमारा क्योंकि इंस्टीट्यूट है, हम बच्चों के साथ भी काम करते हैं, तो मॉल्स वगैरह में भी हमारे जो वर्कशॉप्स हैं, अभी दिवाली की वर्कशॉप है वो लाइंड अप है। अभी हमारे एक एनजीओ के साथ टाई अप है, उनका स्कूल के अंदर हमारी वर्कशॉप है विद वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल के थ्रू। और बाकी जो मेरा अपना खुद का ड्रीम है कि अपनी एक खुद की आर्ट फील्ड में पहचान बनाना, और एज एन आर्टिस्ट आपको सब जाने कि हाँ कि आप किस तरह का काम करते हैं। सब जानेंगे मैम। थैंक यू बिल्कुल सो सब मच। जानेंगे। थैंक यू। सो मैम, बीइंग अ आर्टिस्ट, तो हमें माइंडसेट किस तरीके का रखना चाहिए? देखिए अगर आप आर्टिस्ट हैं ना, तो सबसे पहले आपको काम और पेशेंस होना चाहिए, आप में काफ़ी पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो काम शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि वो काम देखिए जो पैसे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। ये तो सबको पता है। अगर आपने देखिए मटेरियल भी खरीदना है तो आपको पैसे चाहिए, आपको शीट चाहिए, आपको कैनवस चाहिए, आपको पेंट चाहिए। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इन चीज़ों से, क्योंकि वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं कि हम अब नहीं करते, चलो किसी और चीज़ में स्विच करते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही ना, आपको घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही। देखिए तो मेरा ये एडवाइस है कि अपनी आर्ट कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप धीरे धीरे चाहे ग्रो करिए, लेकिन आपको धीरे धीरे भी आगे बढ़ते रहना है, एक एक कदम भी आपको आगे लेके जाता है। हाँ तो आपको वो चलना नहीं छोड़ना, बस चलते रहना है, आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। मैम, जैसे आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया, सो अभी मैं ये जानना चाहूँगा आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, या आप अकेले ही रन कर रहे हो या नहीं, मेरे साथ मेरी एक स्टाफ हाँ है? मेरी स्टाफ है। मेरी खुद की स्टूडेंट थी शिल्पा, हाँ जी। उन्होंने अब अपनी बैचलर इन फाइन आर्ट्स फिनिश कर ली है, और मेरी काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ये, स्कूल से मेरे साथ थी। जब मैं एनडीएमसी में जॉब करती थी तब मेरे ख्याल से 9th क्लास से हैं वो जब मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और अब उन्होंने एज एन टीचर मुझे ज्वाइन किया है, और वो काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए, क्योंकि अब मेरे को अगर कहीं जाना है तो मुझे पता है शिल्पा है, और वो क्लासेस वगैरह देख लेगी, चीज़ें मैनेज कर लेगी। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अगर मैं कहूँ मैं आज ही सारा स्टाफ रख लेती हूँ और 8-10 लोग होने चाहिए, और हमारे तो वो चीज़ें तो पॉसिबल इनिशियली नहीं होती, लेकिन हमारी जो प्लान है, फ्यूचर प्लान है हमारा, है कि हम बड़ा एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे और आगे धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और चीज़ें बढ़ भी रही हैं, ऐसा नहीं है चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट को 5 साल हो गए हैं, ये 6ठा साल चल रहा है, और 5 साल के अंदर चीज़ें बहुत बदल गई हैं, काफ़ी ग्रो कर गई हैं, और अभी तक 150 बच्चे होंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी भी फिलहाल 50 बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लासेस ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है, और वो ये आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करो तो अंत हमेशा अच्छा होता है, बस आपको पेशेंस रखना है और चीज़ें अच्छी होती हैं। ओके। सो मैम, आपने इंस्टीट्यूट का प्लीज़ नाम बताइए, कहाँ मेरे पर है, इंस्टीट्यूट का लोकेशन भी नाम बता दीजिए। है बीइंग आर्टिस्टिक बाय हिमानी, ये मालवीय नगर में है, मालवीय नगर एल ब्लॉक के अंदर। और आप यहाँ पर हम सभी तरह एज ग्रुप के बच्चों को, बड़ों को, सीनियर सिटीजन्स को हॉबी क्लासेस देते हैं सभी मीडियम में, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं, तो हम सभी को सिखाते हैं यहाँ पर। और मैं आर्ट थेरेपी सेशंस भी देती हूँ। कोविड टाइम में मैंने एक डिप्लोमा किया था एज एन आर्ट थेरेपी प्रैक्टिशनर। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, या और कोई उनको चीज़ें हैं जिनसे वो निकल नहीं पा रहे अपनी लाइफ से, उनको हम हेल्प करते हैं थ्रू आर्ट, ओके। ताकि वो उससे बाहर आ सकें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं। तो आप अगर हमारे से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, और हमारा पेज आप बीइंग आर्टिस्टिक बाय हिमानी के नाम से इंस्टाग्राम पर है, आप हाँ जी। सर्च कर सकते हैं। तो इजीली आपसे कांटेक्ट हो जाएगा? जी, इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे हमारा इंस्टीट्यूट बीइंग आर्टिस्टिक बाय हिमानी, तो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके मैम। मैम, थैंक यू सो मच, आपने थैंक इतना यू सो टाइम मच। निकाला। जाते-जाते मैं ये और बोलना चाहूँगा कि कोई आपका स्पेशल मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? बस हमेशा जो भी आप शुरू कीजिए उसको ख़त्म ज़रूर कीजिए। चीज़ों को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे अब आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी वो आर्ट हो, चाहे आपका रिलेशन हो, कुछ भी हो। आप कुछ भी अगर शुरू करते हैं तो उन चीज़ों को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ख़त्म ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मैम। ओके, मेरे को भी काफ़ी नॉलेज आपसे मिली है, और आई होप इस पॉडकास्ट से पब्लिक को भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी।
एंड काफ़ी इंस्पायरिंग हो आप. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. ओके, थैंक यू.